हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अगस्त वार बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार इसके लिए 4,594 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल यानी मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आप मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले देख सकते हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए 4,594 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, इससे घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 2,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। वहीं दूसरे बड़े फैसले में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B के लिए 5,801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं तीसरे फैसले में अरुणाचल प्रदेश के सियोमी में 700 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 8,146 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसे पूरा होने में करीब 72 महीने यानी लगभग 6 साल का समय लगेगा। इस प्रकार दोस्तों, इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पूरी कर चुके कैदियों को जेल में रखना गलत बताया और उन्हें तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कई कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और किसी अन्य मामले में दोषी नहीं है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई आपदा में तबाह हुआ दराली गांव अब दोबारा उस जगह नहीं बसेगा। सीएम हाउस में हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। साथ ही यह भी तय हुआ कि दराली गांव सुरक्षित जगह शिफ्ट होगा। नदियों के किनारे और लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। इस तरह की संवेदनशील जगहों वाले अन्य गांव भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तरकाशी के दराली गांव में 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर बादल फट गया था। खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से 34 सेकंड में दराली गांव जमींदोज हो गया था। सरकार ने बताया कि कुल 43 लोग लापता हैं, इनमें से एक ही शव मिल पाया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में बाढ़ से अब तक 17 लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं बारिश के कारण उत्तराखंड के देहरादून में स्कूल बंद हैं। केदारनाथ यात्रा भी 14 अगस्त तक रुकी हुई है। दोस्तों, बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 17 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। यहाँ पर बरसाती नदी उफान पर है। तो वहीं अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं, लखनऊ में सीएम आवास के पास सड़क पर 2 फीट तक पानी भर गया है। वहीं यह तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की है, जहाँ पर भारी बारिश के चलते सरकारी स्कूल का टॉयलेट ढह गया। वहीं देहरादून की यह तस्वीर देखिए, तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहने लगा। इस दौरान जानवर भी पानी में बह गए। चलिए अगली खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए की श्रीनगर के 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला अप्रैल 1990 में घाटी में आतंकवाद के चरम के दौरान कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण हत्या से जुड़ा हुआ है। जिन जगहों पर एसआईए की रेड जारी है, उनमें जे.एंड.के लिबरेशन फ्रंट के पूर्व चीफ यासीन मलिक का मैसूदा स्थित घर भी शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश फेल हो गई है। कंपनी ने कहा कि भीड़ के कारण जीपीएस फेल हो गया, इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में मंगलवार को कृत्रिम बारिश करवाने का पहला प्रयास फेल हो गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से पूरी तैयारी की गई थी। पहली बार में ड्रोन के पंखे चलाए गए। इस दौरान ड्रोन जमीन पर ही रुक गया। तो वहीं दूसरे प्रयास में कुछ ही ऊंचाई पर उड़ने के बाद ड्रोन बांध के नीचे जमीन पर झाड़ियों के बीच अटक गया। इसके बाद नीचे मौजूद लोग ड्रोन के पास पहुंचकर उसका वीडियो बनाने लगे। इस दौरान पुलिस से भीड़ की झड़प भी हो गई। बड़ी मुश्किल से समझाकर मामला शांत कराया गया। कंपनी का कहना है कि ज़्यादा भीड़ के कारण जीपीएस सिग्नल बाधित हुआ, इस वजह से ड्रोन ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाया। अब 2-3 दिन बाद फिर से ड्रोन को ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाने की कोशिश करेंगे। हफ्ते भर में हमें और ज़्यादा ऊंचाई की परमिशन मिल जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला पठानकोट चंबा भरमौर नेशनल हाईवे धंस गया। इससे हिमाचल और पंजाब में आवाजाही करने वाले यात्रियों के साथ मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु भी रास्ते में फंस गए। तो वहीं चंबा में एक चलती बस पर पहाड़ी से बड़ा पत्थर गिर गया। पत्थर बस की छत को चीरता हुआ 2 या 3 नंबर की सीट पर गिरा। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त बस में 13 यात्री सवार थे। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी। तो वहीं शिमला में लैंडस्लाइड के चलते अलग अलग जगहों पर 4 गाड़ियां मलबे में दब गई। हालांकि इनमें कोई जनहानि की सूचना नहीं है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर रोक नहीं लगेगी। 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी, तब तक किसी भी वाहन मालिक के खिलाफ सिर्फ पुराना वाहन होने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाए। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के जिंद में शादी के 19 साल बाद एक दंपति के घर बेटी का जन्म हुआ। संतान के लिए 19 साल से तरस रहे दंपति ने उम्मीद छोड़कर भाई का बेटा तक गोद लिया था, लेकिन 19 साल 1 महीने के बाद बिना किसी दवा लिए दंपति को संतान प्राप्ति का सुख मिला। बेटी के जन्म पर दंपति ने गांव ही नहीं, आसपास के 21 गांवों को चूल्हा न्योता देते हुए भव्य जश्न मनाया। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा 17 अगस्त से शुरू होगी। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस नेता की वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से होकर गुजरेगी, जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले शाहबाद से लेकर मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में घूमकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। नोएडा के जीएसटी ऑफिस में तैनात आईएएस संदीप भागिया के खिलाफ विभाग की महिला कर्मचारियों ने शोषण, उत्पीड़न और गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। महिला अफसरों ने सीएम योगी से इसकी शिकायत की है। महिलाओं ने सीएम से जीएसटी के अपर आयुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक लेटर पीएम मोदी को भी लिखा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा पंजाब से होते हुए कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक पहुंचेगी। मीडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और देश भर में भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। इस यात्रा का समापन 18 अगस्त को होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। कनाडा में बढ़ते गैंग अपराध और हिंसक घटनाओं के बीच फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग उठी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने संघीय सरकार से इस गैंग को आतंकी घोषित करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह गैंग पूरे देश में हिंसक अपराध, धमकियां और डर फैलाने वाली घटनाओं में शामिल है। खासकर ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो में दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। फतेहाबाद की संस्था शीश कादानी ट्रस्ट का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। ट्रस्ट ने दिव्य चित्रों के साथ शिला और मुद्रित सबसे लंबा कपड़ा कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल के नेतृत्व में फतेहाबाद की संस्था शीश कादानी ट्रस्ट ने 1551 फुट लंबी श्यामा ध्वजा राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाई थी। इस ध्वजा को चढ़ाने के लिए करीब 1 लाख श्याम प्रेमियों ने रिंगस से खाटू श्याम मंदिर तक 17 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। यह कार्यक्रम 7 दिसंबर 2024 को किया गया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपने साथी जसनप्रीत सिंह के कथित एनकाउंटर पर भड़क गया है। पन्नू ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि 15 अगस्त को दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सफर न करें। वीडियो में उसने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि मान सरकार ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ पहली गोली चला दी है और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ रूस के लिए बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील होगी या नहीं 2 मिनट में पता चल जाएगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को मॉस्को के लिए बड़ा झटका बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। ट्रंप यूक्रेन में सीज फायर के मुद्दे पर इस हफ्ते पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट्स के घरों में गैस सप्लाई बंद कर दी है। इसके अलावा स्थानीय गैस सिलेंडर सप्लायर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को सिलेंडर न बेचें। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मिनरल वाटर और न्यूज़पेपर की सप्लाई भी रोक दी है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले की कार्रवाई के तौर पर लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सूट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन बताया है। उन्होंने कहा कि मुनीर के परमाणु धमकी वाले हालिया बयान से पाकिस्तान गुंडा राज्य जैसा व्यवहार कर रहा है। आसिम मुनीर ने पिछले हफ्ते अमेरिका के टेम्पा शहर में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कहा था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाजा में हुई हत्याओं की कड़ी निंदा की है और इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाजा में 60,000 से ज़्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा पर चुप है, जबकि इजराइल नागरिकों पर तबाही बरपा रहा है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर या सामान्य शब्दों में कहें तो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई हुई है। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृत बताया गया है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ गलतियां स्वाभाविक थी। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत घोषित किया गया, यह सही किया जा सकता है क्योंकि यह एक मसौदा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य कई सवाल उठेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग के इस विचार का समर्थन भी किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए और कहा कि इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे पर चढ़ने वाले समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू चौहान को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया है। पप्पू चौहान को समाजवादी पार्टी से निकालने का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियां बताया गया है। पार्टी के एक्शन के बाद पप्पू चौहान ने वीडियो जारी किया है जिसमें कहा कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ मुसलमानों की चलती है, इसलिए मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी की वजह से मेरी आस्था को ठेस पहुंची है। मैं अंतिम सांस तक सनातनी और हिंदू रहूंगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत और चीन अगले महीने की शुरुआत में सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू कर सकते हैं। इसे दोनों देशों के रिश्ते में सुधार का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों से कहा है कि वे चीन के लिए तुरंत उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहे। कोरोना काल के बाद यह सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये दशकों से चली आ रही मानवीय और साइंटिफिक पॉलिसी से पीछे ले जाने वाला कदम है। ये बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं जिन्हें हटाया जाए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के नगर निकायों को आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केस कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्पीकर ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल हैं। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक यह महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा।